हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक साइकोलॉजी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम साइकोलॉजी को सिर्फ रटते या पढ़ते ही नहीं है, उसको समझना भी सीखते हैं, उसको अप्लाई करना भी सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, मेमोरी कंसोलिडेशन एंड हिप्पोकैम्पस। तो अब थॉट आता है कि मेमोरी कंसोलिडेशन होता क्या है। इससे पहले हमने एचएम की केस स्टडी पढ़ी थी, राइट? और आई गेस आपको समझ में आ गया होगा मीडियल टेम्पोरल लोब का क्या रोल होता है एमनीशिया में और हमारे मेमोरी स्टोरेज में, राइट? इसको हम थोड़ा सा और डीप देखेंगे और एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे विच इज मेमोरी कंसोलिडेशन। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये मेमोरी कंसोलिडेशन होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? ठीक है, तो मैं आपको ये डेफिनेशन के साथ इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, memories are solidified in long-term stores over days, weeks, months, and years. This process is referred to as consolidation. कंसोलिडेशन बेसिकली क्या है? कंसोलिडेशन एक प्रोसेस है जहां पे हम अपने मेमोरी को स्टोर करते हैं। और मेमोरी जो होता है ना, एक बार में स्टोर नहीं हो जाता हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ठीक है, वो टाइम लेता है, वो उसमें मंथ्स लगते हैं, डेज लगते हैं, और वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता है। आप इसको कंपेयर कर सकते हो जब आप घर बनाते हो, राइट? या जब आप प्लास्टर करते हो कहीं पे, तो उसको सूखने में या उसको प्रॉपर कंक्रीट होने में कुछ डेज लगते हैं, राइट? उसको कंटिन्यूअसली वाटरिंग करना पड़ता है ना? उसमें उसको मेंटेन करना पड़ता है, तब जाके वो एक प्रॉपर वॉल बन पाता है। तो ऐसे ही हमारा मेमोरी भी है। अगर आप चाहते हो कि हमारा मेमोरी सॉलिडिफाई हो, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें डेज लगेंगे, वीक्स लगेंगे, मंथ्स लगेंगे, ठीक है? इवन ईयर्स भी लग सकते हैं, क्योंकि मेमोरी जो होता है वो बिल्ड ऑन होता रहता है ना? तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको स्टोर होने के लिए उसमें टाइम लगता है, तो उसी को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कंसोलिडेशन। ओके, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, लेट्स ब्रेक इट डाउन एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेमोरी कंसोलिडेशन और यहाँ पे हिप्पोकैम्पस का क्या रोल है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, ये पूरा पैराग्राफ है, इसको मैं बेसिकली मल्टीपल पार्ट्स में इसको ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, टोटल 5 पार्ट्स में बताऊंगा आपको, और इन सब चीजों में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मेमोरी कंसोलिडेशन होता है और कौन कौन से ब्रेन के पार्ट है जो मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेमोरी कंसोलिडेशन। जैसा कि अभी आपने देखा कि मेमोरीज आर सॉलिडिफाइड इन लॉन्ग टर्म स्टोरेज ओवर डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इयर्स। ठीक है, तो दैट इज व्हाट कंसोलिडेशन इज, है ना? वो जो सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस है, उसी को हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। सो कंसोलिडेशन रेफर्स टू processes by which long term memory develops over time after initial acquisition। ठीक है, जब हम इनिशियली कोई नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं, जब मेमोरी का इनिशियल एक्विजिशन हो रहा है, ठीक है, उसको टाइम लगता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होने में। ठीक है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी बनने में टाइम लगता है, और उस प्रोसेस को, उसमें जो पूरा प्रोसेस लगता है, उस प्रोसेस को ही हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। कंसोलिडेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच लॉन्ग टर्म मेमोरी डेवलप्स ओवर टाइम आफ्टर इनिशियल एक्विजिशन। From a cognitive neuroscience perspective, consolidation involves biological changes underlying the long-term retention of learned information। देखिए क्या होता है ना, कंसोलिडेशन में कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं हमारे ब्रेन में। ठीक है, अ, ताकि हम लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में स्टोर कर सके। तो ठीक है, तो कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं, है ना? और वो भी एक कंसोलिडेशन का पार्ट है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं वो क्या बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, राइट? और देखते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा ब्रेन का लोब जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंसोलिडेशन। तो देखिए, रोल ऑफ मीडियल टेम्पोरल लोब, जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे, है ना? हिप्पोकैम्पस के बारे में आपको याद होगा, राइट? एचएम की केस स्टडी, आरबी की केस स्टडी, है ना? तो अब हम देखते हैं रोल ऑफ मीडियल टेम्पोरल लोब यानी हिप्पोकैम्पस। इसका क्या रोल होता है मेमोरी कंसोलिडेशन में? ओके, सो सबसे पहला पॉइंट, ओके, तो डैमेज टू मीडियल टेम्पोरल लोब डज नॉट इरेज मोस्ट डिक्लेरेटिव मेमोरीज फॉर्म्ड ओवर लाइफ टाइम। ठीक है, देखिए आपके अभी हमने एग्जांपल देखा था एचएम का। ठीक है, लास्ट, अगर आपने ये वीडियो लास्ट वीडियो नहीं देखा है, तो आप एक बार जाइए और प्लेलिस्ट में ही लास्ट वीडियो आपको मिल जाएगा, एचएम की स्टडी, उसको आप देख सकते हो। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि हिप्पोकैम्पस से, है ना, मेमोरी का डैमेज कैसे होता है, राइट? और एमनीशिया कैसे डेवलप होता है। बट हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब डैमेज हो रहा था उसके बाद वो एमनीशिया डेवलप हो रहा था, है ना? तो हिप्पोकैम्पस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपका जो पूरे लाइफ टाइम जो मेमोरी डेवलप हुआ है उसके लिए।
ठीक है? हिप्पोकैम्पस मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी के लॉस के लिए। देखिए, द हिप्पोकैम्पस विद इन मीडियल टेम्पोरल लोब सपोर्ट्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू मेमोरीज एंड इज क्रिटिकल फॉर कंसोलिडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। आई गेस आपको समझ में आया होगा कि हिप्पोकैम्पस जो होता है ये मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी ऑलरेडी बन चुकी है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना? तो इससे जो एमनीशिया हो रहा था, वो ज़्यादातर वैसा एमनीशिया था जब आपका डैमेज हो चुका है, उसके बाद नई मेमोरीज़ नहीं बन रही थी। पुरानी मेमोरीज़ अभी भी इंटैक्ट थी, ठीक है? ओल्ड मेमोरीज़ अभी भी इंटैक्ट थी, बट न्यू मेमोरीज़ नहीं बन रही थी, ठीक है? तो यही हिप्पोकैम्पस का रोल है, जो न्यू मेमोरीज़ फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लेकिन जो ओल्ड मेमोरीज़ है, उसको इफेक्ट नहीं करेगा हिप्पोकैम्पस। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एविडेंस कम्स फ्रॉम रेट्रोग्रेड एमनीशिया ऑब्जर्व्ड इन एमनिस्टिक for memories from 1 to few years prior to the damage, indicating a role in consolidation rather than storage। ठीक है? तो इससे हमें पता देखिए अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको दोबारा से रिकैप करा देता हूँ। देखिए, रेट्रोग्रेड और एंट्रोग्रेड एमनीशिया क्या होता था? एंट्रोग्रेड एमनीशिया उस टाइप का एमनीशिया है जो आपके एक्सीडेंट के बाद वाले एमनीशिया हो रहा है। मतलब आपके एक्सीडेंट का बाद की जो मेमोरीज है वो आपके ब्रेन में स्टोर नहीं हो रही है। एंड रेट्रोग्रेड एमनीशिया जो होता है एक्सीडेंट से पहले वाली मेमोरीज। तो हमने देखा था कि जो एचएम की केस स्टडी थी वहां पे हमने देखा था कि रेट्रोग्रेड एमनीशिया तो ज्यादा नहीं था उसको, लेकिन एंट्रोग्रेड एमनीशिया ज्यादा था, है ना? तो एंट्रोग्रेड एमनीशिया बेसिकली होता क्या है, वो जो एक्सीडेंट के बाद की मेमोरीज है, यानी जब आपका हिप्पोकैम्पस को डैमेज हुआ उसके बाद की जो मेमोरीज है वो आपको प्रॉपर्ली स्टोर नहीं हो रही है, वो आपके लॉन्ग टर्म में नहीं जा रही है। लेकिन रेट्रोग्रेड एमनीशिया कम देखने को मिला एचएफ की केस स्टडी में, राइट? तो इससे पता चलता है कि हिप्पोकैम्पस का रोल एंट्रोग्रेड एमनीशिया के लिए ज्यादा है, ना कि रेट्रोग्रेड। इसका मतलब कंसोलिडेशन में हिप्पोकैम्पस का रोल ज्यादा है, ना कि लॉन्ग टर्म मेमोरी बना हुआ है उसके डैमेज में। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी अगर बन चुका है तो वो ऑलरेडी रहेगा, हिप्पोकैम्पस का रोल वहां पे नहीं आने वाला है। ठीक है, तो देखिए, न्यूरल लेवल ऑफ कंसोलिडेशन। अब न्यूरल लेवल क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हो, कंसोलिडेशन में इन्वॉल्व स्ट्रेंथनिंग एसोसिएशन बिटवीन मल्टीपल स्टिमुलस इनपुट्स एंड एक्टिवेशंस ऑफ प्रीवियसली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। कंसोलिडेशन क्या होता है? कंसोलिडेशन मतलब स्ट्रेंथन करना आपके प्रीवियस इंफॉर्मेशंस को, है ना? जो आप नॉलेज को एक्वायर कर रहे हो, जो इंफॉर्मेशन को आप एक्वायर कर रहे हो, है ना? जो जितने भी आप मल्टीपल स्टिमुलस ले रहे हो, स्टिमुलस इनपुट्स ले रहे हो, ठीक है? उसको स्ट्रेंथन करना, है ना? यही तो है कंसोलिडेशन का रोल। जब आपका वो मेमोरी स्ट्रेंथन हो जाता है, तो इसका मतलब कि आपका ब्रेन मेमोरी जो है वो कंसोलिडेट हो चुका है, राइट? आपके मेमोरी में वो इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो चुकी है, ठीक है? और वो परमानेंट रहेगी, ठीक है? जब वो स्टोर हो जाएगी फिर उसके बाद हिप्पोकैम्पस का कोई रोल नहीं है वहाँ पे, ठीक है? देखिए, हिप्पोकैम्पस इज़ हाइपोथेसाइज्ड टू कोऑर्डिनेट द स्ट्रेंथनिंग, बट द इफेक्ट्स आर बिलीव्ड टू टेक प्लेस इन द न्यूरोकॉर्टेक्स, है ना? हिप्पोकैम्पस का क्या रोल है? स्ट्रेंथनिंग का, ठीक है? लेकिन बाकी जो इफेक्ट्स होते हैं वो न्यूरोकॉर्टेक्स में अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हिप्पोकैम्पस का क्या रोल होता है? वो बस इंफॉर्मेशन जो आप ले रहे हो उसको स्ट्रेंथन करना, राइट? उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना, उसको कंसोलिडेट करना। आई गेस आपको ये क्लियर है, ठीक है? देखिए, वंस द कंसोलिडेशन इज कंप्लीट, द हिप्पोकैम्पस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ और रिट्रीवल, है ना? कंसोलिडेशन एक बार जब हो जाता है, फिर हिप्पोकैम्पस का कोई रोल नहीं है स्टोरेज और रिट्रीवल में। ठीक है? क्योंकि अगर एक बार कंसोलिडेशन हो गया, अगर आपका मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो गया, तो फिर आपका हिप्पोकैम्पस का क्या रोल है? आपको याद होगा ये पूरा चेंजिंग है ना, सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये पूरा जो मेमोरी मॉडल था, आई गेस आपको ये याद होगा, राइट? यहाँ पे हमने देखा था पहले सेंसेस आते हैं, सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म, और यही जो प्रोसेस हो रहा होता है ना, सेंसरी से शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म, इस प्रोसेस में कौन हेल्प कर रहा होता है? आपका हिप्पोकैम्पस। लेकिन एक बार जब मेमोरी लॉन्ग टर्म हो गई, फिर हिप्पोकैम्पस का कोई रोल नहीं है। ओके, आई गेस ये क्लियर है, ठीक है? तो हिप्पोकैम्पस का आपको रोल समझ में आ गया, मीडियल टेम्पोरल लोब का रोल रोल समझ में आ गया। अब देखिए, एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, अल्कोहलिक कृष्णकॉफ सिंड्रोम एंड डायनसेफलिक एमनीशिया। ये अल्कोहलिक कृष्णकॉफ सिंड्रोम क्या था और डायनसेफलिक एमनीशिया क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, एमनीशिया कैन रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू एरियाज अदर देन मीडियल टेम्पोरल लोब।
देखिए एमनीशिया जो है ना सिर्फ मीडियल टेम्पोरल लोब के डैमेज होने की वजह से नहीं होता। याद है? हमने देखा था कि हिप्पोकैम्पस के डैमेज होने की वजह से जो है एंट्रोग्रेड एमनीशिया आ रहा था और थोड़ा बहुत रेट्रोग्रेड एमनीशिया भी आ रहा था। राइट? लेकिन एमनीशिया सिर्फ मीडियल टेम्पोरल लोब के डैमेज होने की वजह से नहीं होता है, हिप्पोकैम्पस के डैमेज होने की वजह से नहीं होता। इसके पीछे और भी ब्रेन के पार्ट्स हैं जो अगर डैमेज हो जाए तो ये एमनीशिया हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे जो है डायनसेफलन की हम बात कर रहे हैं। एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं अल्कोहलिक कृष्णकॉफ सिंड्रोम। ये किससे एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विथ लॉन्ग टर्म अल्कोहल अब्यूज लीडिंग टू विटामिन डेफिशिएंसीज एंड सब्सिक्वेंट ब्रेन डैमेज। ठीक है? बहुत ज़्यादा विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा जो लोग अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं ना, अल्कोहल यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब जिसको कंट्रोल ही नहीं होता, बिल्कुल एडिक्टेड होते हैं, है ना? उससे क्या होता है विटामिन डेफिशिएंसी होती है और उस विटामिन डेफिशिएंसी से आपका ब्रेन का एक स्पेशल पार्ट डैमेज हो जाता है, ठीक है? और वो है ये वाला पार्ट। सॉरी ये जो ग्रीन वाला पार्ट है आप देख सकते हो, इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ये पार्ट अगर आपका डैमेज हो जाता है, तो ये भी एमनीशिया कॉज़ करता है। ठीक है? ये डायनसेफलिक एमनीशिया हम इसको कहते हैं क्योंकि इसके लिए डायनसेफ्लॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है, ठीक है? और आप देख सकते हो ये एरिया मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है और ये ग्रीन भी किया हुआ है, ठीक है? तो आप इसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये आपका एरिया है। ओके, तो डीजेनरेशन इन डायनसेफ्लॉन इज ऑब्जर्व्ड इन पेशेंट्स विद अल्कोहलिक कृष्णकॉफ सिंड्रोम। ओके, तो अगर आपके डायनसेफ्लॉन में ये वाला पार्ट, राइट, दिस पार्ट, अगर इस पार्ट में इसको हम डायनसेफ्लॉन बोलते हैं, तो यहाँ पे अगर डैमेज हो जाता है तो इसको हम अल्कोहलिक कृष्णकॉफ सिंड्रोम बोलते हैं। ये इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, अगर अल्कोहल अब्यूज है तो ही अल्कोहलिक कृष्णकॉफ सिंड्रोम बोलेंगे। डायनसेफ्लॉन और भी डिफरेंट रीजंस की वजह से डैमेज हो सकता है, बट अगर अल्कोहल के अब्यूज की वजह से हो रहा है तो अल्कोहलिक कृष्णकॉफ सिंड्रोम। ओके, सो यहाँ पे भी इसकी वजह से भी एमनीशिया होता है। ठीक है, तो सिर्फ हिप्पोकैम्पस या मीडियल टेम्पोरल लोब की वजह से ही एमनीशिया नहीं होता। ठीक है, ये डायनसेफ्लॉन अगर डैमेज हो जाए तो इसकी वजह से भी एमनीशिया होता है। ओके, अब देखिए, इट रिमेन्स अनक्लियर वेदर द डोर्सी मीडियल थैलेमिक न्यूक्लियस, द मेमोरी बॉडी और बोथ नेसेसरी फॉर पेशेंट्स एमनीशिया। ये क्लियर ही नहीं है कि जो डोर्सी मीडियल थैलेमिक न्यूक्लियस है, ये बेसिकली डायनसेफ्लन का ही पार्ट है, वो जो मैंने आपको शो किया यहाँ पे, राइट? यहीं पे डोर्सी मीडियल न्यूक्लियस आपको मिल जाएगा इसी डायनसेफ्लन पार्ट में, और यहीं पे मेमिलरी बॉडी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर इन दोनों में डैमेज होने की वजह से एमनीशिया हो रहा है, ये एक में ही डैमेज होने की वजह से एमनीशिया हो रहा है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। इसमें अभी भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। बट ऐसा माना जाता है कि उस पूरे रीजन में अगर डैमेज होता है तो आपको एमनीशिया होगा। ठीक है, तो डैमेज टू मिडिल स्ट्रक्चर ऑफ डायनसेफ्लन कैन रिजल्ट मोर फ्रॉम स्ट्रोक, ट्यूमर, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम सच एज क्रॉनिक अल्कोहलिज्म और ट्रॉमा। तो ये आपका डायनसेफ्लन जो है ना, ये बहुत सारे रीजंस की वजह से डैमेज हो सकता है। कौन-कौन से रीजंस हैं? यहाँ पे देखिए कुछ रीजंस मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि स्ट्रोक, है ना? अगर स्ट्रोक आ जाता है तो भी आपका शायद चांसेस है कि डायनसेफ्लन डैमेज हो जाएगा। ट्यूमर्स होता है अगर कभी, ठीक है? उस एरिया में कभी ट्यूमर हो जाता है तो उसकी वजह से भी एमनीशिया होने लग जाता है। ठीक है? तो ट्यूमर्स, या कई बार मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म मतलब बहुत ज्यादा अगर हम अल्कोहल पीते हैं, ठीक है? जो अभी हमने देखा था कृष्णकॉफ अल्कोहल सिंड्रोम, है ना? तो वो वाला अगर सिचुएशन होता है तो उस कंडीशन में भी हमारा डायनसेफ्लन डैमेज हो जाता है। ठीक है? तो डायनसेफ्लन डैमेज होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अल्कोहल उसमें से एक रीजन है। और अगर अल्कोहल है तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कृष्ण अल्कोहलिक कृष्णकॉफ सिंड्रोम। ओके? अच्छा, ये क्लियर हो गया। अब देखिए एमनीशिया एंड डायनसेफ्लन डैमेज। तो जैसा कि हमने देखा कि डैमेज टू मीडियल सबक्यूटिकल रीजन्स ऑफ डायनसेफ्लॉन इंक्लूडिंग डोर्सी मीडियल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस एंड द मेमिलरी बॉडी कैन लीड टू एमनीशिया, है ना? किसी में भी डैमेज हो जाए, डोर्सी मीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस या मेमिलरी बॉडी, तो इस वाले रीजन में, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में कहीं पे भी कुछ डैमेज हो जाता है, ठीक है? अगर इन दोनों में से कोई भी एक डैमेज हो जा रहा है, मतलब मिडिल वाला पोर्शन, डायनसेफ्लन का मिडिल वाला पोर्शन, राइट? अगर ये डैमेज हो जाता है तो आपको एमनीशिया देखने को मिलेगा। और ये एमनीशिया किसकी वजह से होगा? डायनसेफ्लन के डैमेज होने की वजह से। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द हिप्पोकैम्पस।
हिप्पोकैम्पस के डैमेज होने की वजह से नहीं देखने को मिल रहा है ये डायनसेफ्लन के डैमेज होने की वजह से मिल रहा है। ठीक है? तो कॉज़ ऑफ डैमेज जैसे कि मैंने बताया स्ट्रोक की वजह से हो सकता है ना? ट्यूमर की वजह से हो सकता है, राइट? मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स जैसे कि क्रोनिक अल्कोहलिज़्म, है ना? बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीना या ट्रॉमा, ठीक है? ऐसा कुछ होता है तो इसकी वजह से भी डायनसेफ्लन में कोई डैमेज हो सकता है। ठीक है? तो रिलेशनशिप बिटवीन डैमेज टू स्पेसिफिक डायनसेफ्लिक स्ट्रक्चर एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ एमनीशिया इज नॉट फुल्ली क्लियरिफाइड कि कौन सा डायनसेफ्लिक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से एमनीशिया आ रहा है या जिसके डैमेज होने की वजह से एमनीशिया आ रहा है वो अभी तक हमें नहीं पता है। ठीक है? हमने जो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर देखे जैसे कि ये है डोर्सी मीडियल न्यूक्लियर ऑफ थैलेमस और मेमिलरी बॉडी। हमें ये नहीं पता कि किसके कोई कोई स्पेसिफिक बॉडी है जिसकी वजह से डैमेज होने की वजह से ये हो रहा है। ठीक है? एमनीशिया हो रहा है। इट कैन बी बोथ, इट कैन बी ओनली वन ऑफ देम, इट कुछ भी हो सकता है, राइट? बट ये कंफर्म है कि अगर डायनसेफ्लॉन अगर डैमेज हो जाता है, ठीक है? डायनसेफ्लॉन रीजन जो है वो डैमेज हो जाता है, तो आपको ये एमनीशिया देखने को मिलेगा। ठीक है? उस पर्सन के अंदर एमनीशिया डेवलप होगा। आई गेस जो आज हमने पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? बहुत सिंपली मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है? इससे सिंपली इसको एक्सप्लेन और नहीं किया जा सकता। अगर आपको फिर भी इसमें से कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है जो हम अभी क्रिएट कर रहे हैं, जो कंटेंट्स हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है? तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और इसको शेयर करिए ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले, राइट? और हम ऐसे ही और भी अच्छे-अच्छे कंटेंट्स आपके लिए डेवलप कर सकें। ओके? सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।